गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द समरी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। मैंने इसके पहले डिस्कस किया था टोटल व्यू रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, लेकिन इस बार हम टोटल समरी देखेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश मैं करूँगा रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसमें टोटल समरी दूंगा कौन कौन से केसेस आए, क्या अमेंडमेंट्स हुए और कौन कौन से मेजर फैक्ट आए जहाँ जिनकी वजह से और इस समय करंट में क्या रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिलता है और उन्हें उनका रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो कहते हैं हम कैरी फॉरवर्ड रूल, ये सारे रूल्स लागू हुए या नहीं हुए देखते हैं। तो इन पहला जो केस मैंने बताया था वो आया था रंगचारी केस। तो उसमें क्या बोला था, ड्यू टू 16 क्लॉज 1 द रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज वैलिड। 16 क्लॉज 1 के आधार पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड है। अब मैं इसे डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी डिफाइन करता हूँ। 16 क्लॉज 1 में बताया गया था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब होता है सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो किस में मिले, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या गवर्नमेंट सर्विसेज में, जो सरकारी नौकरी होती है उसमें। लेकिन किन्हें मिले, तो हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़ा वर्ग हम जिसे कहते हैं, एससी और एसटी के वर्ग के जो लोग हैं, इन जातियों में जो लोग आते हैं, उनके लिए विशेषता ये रिजर्वेशन प्रमोशन की सुविधा रखी गई है। और कुछ इसमें जो कास्ट हैं, हाँ, वो ओबीसी की भी शामिल की गई थी। तो इसमें मैंने बताया था कि जो 16 क्लॉज 1 है उसमें केवल इतना डिस्कस हुआ था कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, सभी इक्वल हो और उनको सभी को अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट सर्विसेज को गेन करने की। इसी आधार पे कहा कि सबके पास अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सर्विसेज को गेन करने की। इसलिए जो रंगचारी केस था तो उसमें जस्टिस ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है ये वैलिड है। फिर क्या हुआ, दूसरा केस अराइज हुआ इसके अनफेवर में। अच्छा, इसके अनफेवर में क्यों केस आते थे, क्योंकि जो जनरल कास्टेस थी हाँ सोसाइटी में, तो वो इसे गलत मान रही थी, इसलिए। तो दूसरा केस आया राजेंद्रन केस 1962 में। पहला केस भी 1962 में आया था, दूसरा भी 1962 में आया। इसमें क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट हैव पावर टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब। मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ, हाँ, जो केसेस होते हैं वो बेसिकली जो हमारे आर्टिकल्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के जैसी उसमें लैंग्वेज यूज़ होती है, वैसी केसेस में भी जो जुडिशरी होती है वो लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करती है ताकि वो आसानी से समझे जा सके। तो उसमें उन्होंने बताया राजेंद्रन केस में 1962 में कि कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट के पास एक पावर है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को इम्प्लीमेंट करने की। क्यों पावर है, क्योंकि जो हमारी एक तरह से यहाँ जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो कि अच्छे से गवर्नमेंट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेड नहीं हो पाते हैं, मतलब जैसे उनके साथ बहुत ज़्यादा, हाँ कह सकते हैं, इतने दिनों से उनके अगेंस्ट में जो बहुत सारे यहाँ शोषण एक तरीके से होते हुए अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई, बहुत सारी चीज़ें जो उनके साथ प्रैक्टिसेस हो रही थी हाँ बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ। इसलिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके बाद भी रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स उठते रहे। तो उसमें फिर जो राजेंद्रन केस है उसमें केवल इतना बताया हाँ कि जो लोग एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, जो लोग के पास जॉब नहीं है, और या उनके पास जॉब है फिर भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जरूरी है, इसलिए वैलिड इसमें इस केस में भी वैलिडिटी दे दी गई हाँ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा आया इंदिरा साहनी केस। ये पहला ऐसा केस था जिसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अनवैलिड, नॉट वैलिड बताया गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर अब अनवैलिड तो बता दिया गया, लेकिन जुडिशरी जो भी जजमेंट लेती है तो वो या तो किसी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके लेती है या किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर के लेती है। जैसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके ले सकती है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके कोई जजमेंट हो सकता है, या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई नया वर्ड आता है तो उसका जजमेंट यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जुडिशरी देती है। तो अब क्या हुआ इस केस में, हाँ इंदिरा साहनी ने कहा जो केस हुआ हाँ, तो इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अनवैलिड बोला और कहा कि अप्लाई कैरी फॉरवर्ड रूल। इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कैरी फॉरवर्ड रूल में कहा कि जो अनफिल्ड सीट्स रह गई हैं, जो अनफिल्ड सीट्स, हर बार ऐसा होता है हाँ पहले, अब तो ऐसा नहीं होता है,
पहले जो सीट्स होती थी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर 1000 सीट्स हैं टोटल सिलेक्शन के लिए और 500 सीट्स उनमें अगर रिजर्व हैं तो 500 सीट्स अगर उसमें नहीं भर पाती हैं, केवल 400 ही भरती हैं, तो जो 100 सीट्स जो अनफिल्ड रह जाएंगी, हाँ, तो उनमें जनरल कैंडिडेट्स को शामिल ना करके हम क्या करेंगे, 1 साल का पूरा वेट करेंगे। जब अगली बार फॉर्म भरे जाएंगे तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, हाँ, वहीं उनमें रखे जाएंगे, हाँ, जो 100 सीट्स बची हैं, और प्लस जो उस साल की रिजर्व सीट होंगी उनमें भी जनरल कैटेगरी के लोग नहीं भरा जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक एफिशिएंसी आएगी, हमें रिजर्वेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी सीट्स भरेंगे भी। ये इस केस में कहने का मतलब था। लेकिन फिर भी इसके बाद और केसेस आए तो कहा ये हो गया कैरी फॉरवर्ड रूल। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू इट, अब जो गवर्नमेंट थी, जब कोई भी जजमेंट गवर्नमेंट के अनफेवर में आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अमेंडमेंट लाती है। अमेंडमेंट मतलब, हाँ, संशोधन करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वो कैसे करती है, तो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो संशोधन तो करेगी, अमेंडमेंट तो लाएगी, लेकिन ऐसे कि जो उसका मेन एम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, हाँ, टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी, टू इस्टेब्लिश फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर तरह से, हाँ, जो लिबर्टी है वो हमारे सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। इस मेन एम के अगेंस्ट ना जाते हुए कोई ऐसा लॉ बनाती है, कोई ऐसा अमेंडमेंट करती है जो जिससे गवर्नमेंट के फेवर में कह सकते हैं पार्टी चली जाए और जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो ना लागू हो पाए। तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू इट 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट एंड 85th अमेंडमेंट केम और इंसर्टेड। इन सब में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में बात हुई, बस हम बाद में देखेंगे। पहले क्या बताया, इंसर्टेड 16 क्लॉज 4A एंड 16 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 5, इसमें भी रिजर्वेशन प्रमोशन की ही बात की गई है, मैं बता चुका हूँ। फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की भी बात हुई। फिर इसमें इसका मतलब क्या होता है, तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब होता है, हाँ, कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब बेसिक इसका मतलब है, हाँ, कि जो एक बार सीनियर हो गया वो हमेशा सीनियर रहेगा। वंस अ सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, हाँ, अगर एडीएम है और जो कह सकते हैं, हाँ, जो बैकवर्ड क्लास का अगर व्यक्ति एडीएम बनता है तो दोनों कैंडिडेट सेम पोजीशन पर सेम डेट ज्वाइन करेंगे। लेकिन 1 साल बाद अगर जनरल जो कैंडिडेट होगा वो ज्वाइन करता है डीएम की पोस्ट पे, तो जो उसका प्रमोशन होगा वो 6 मंथ में ही हो सकता है या उससे पहले हो जाएगा। और जब वो 1 साल बाद डीएम बनेगा जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, तो जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो उससे सीनियर ही होगा। ऐसे जब वो पूरी जॉब भी अपने कर लेगा तो वो सीनियरिटी पर ही होगा। कौन, बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति। तो वो एक बार अगर सीनियर बन गया तो हमेशा सीनियर रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का। अब क्या है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक केस आया कोर्ट में, अजीत पाल केस, जिसमें बताया गया, ये भी एक मेजर केस था, जिसमें कहा गया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इज अनवैलिड। जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो अनवैलिड है, नॉट वैलिड है, और हेंस अप्लाई कैचअप रूल। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो सही नहीं है, वो अनवैलिड है। और कैचअप रूल मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल शुरुआत में तो हम प्रमोशन दें, लेकिन बाद में जब तक जो जनरल कैंडिडेट है, जो उसी डेट को ज्वाइन एक ही साथ जिन्होंने किया है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट ने, तो एक बार तो हम प्रमोशन दे दें। जैसे 1 साल में प्रमोशन अगर होना है डीएम की पोस्ट पे एडीएम का, तो ये जो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति हो, कैंडिडेट हो, तो उसका प्रमोशन एक बार डीएम की पोस्ट पे हो जाए 1 साल तक, हाँ, और उसके 1 साल तक का वेट करे, और फिर जब वो डीएम बन जाए जनरल कैटेगरी का भी कैंडिडेट, तब दोबारा प्रमोशन हो एक साथ। एक बार तो प्रमोशन जल्दी दे, लेकिन एक बार रोक ले उसको। ये मीन्स है किसका, कैचअप रूल का। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, कैचअप रूल। फिर क्या हुआ, फिर जो अजीत पाल केस था, इन सब में फिर एक और बात आई कैरी फॉरवर्ड रूल की। तो अब ये क्या है, तो इसकी बात मैं भी, जो कैरी फॉरवर्ड रूल है इसकी मैं बात कर चुका हूँ, हाँ, तो अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा। फिर एम नागरो केस हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें 4 बातें बताई थी।
तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन से उसमें बताया कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो वैलिड है। दूसरी बात बताई कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वो भी वैलिड है। तीसरी बात बताई कोई ऐसी कमीशन को बनाओ जो डाटा कलेक्ट करे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं केवल उन्हें ही प्रमोट किया जाए, ये नहीं कि सबको प्रमोट कर ले। और चौथी बात बताई कि हमारे जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट की, उनमें इफ़िशियंसी मतलब उनमें काम अच्छे से अगर हो, ऐसा अगर गवर्नमेंट चाहती है तो केवल डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही आगे बढ़ाया जाए। मतलब तीसरे वाले पॉइंट पे इन दोनों में कह सकते हैं डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि तीसरे पॉइंट में केवल इतना बताया था कि कमेटी को बनाएं, उन जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट करने की कौन कौन से डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और चौथी बात क्या कही कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अगर हम प्रमोट करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में इफिशियंसी आएगी। ये हो गया एम नागरू केस, इसमें बताया गया। फिर क्या हुआ, जैनरल सिंह केस एक हुआ, ये भी मेजर केस था, इंपॉर्टेंट केस है जैनरल सिंह केस। इसमें क्या हुआ, फिर इन केसेस के जरिए अमेंडमेंट्स आते हैं, इसीलिए मैं इन केसेस की डिस्कस कर रहा हूँ। फिर जैनरल सिंह केस हुआ तो इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बताया, और एम नागरो केस इज वैलिड ये बोला। कहा एम नागरो केस जो था वो वैलिड है जैनरल सिंह केस में, और उसकी वैलिडिटी को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो हमें रखना चाहिए। अब ये क्या होता है, तो ये जो गवर्नमेंट थी, जो कोर्ट थी, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इसके बारे में, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी की जानकार हैं उन्होंने क्या बताया। क्रीमी लेयर मतलब जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब जो दूध होता है तो उसमें जो शुरुआत में लेयर क्रीम की जम जाती है, अगर उसे ना हटाया जाए तो उसमें नई जो क्रीम की लेयर है वो नहीं जम सकती। ऐसे ही जो जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गया है और वो ग्रोथ कर चुके हैं, हाँ वो अब उनकी स्थिति समाज में सही है, तो अब उन्हें रिजर्वेशन देना बंद करें, ताकि जो और भी एससी और एसटी की फैमिलीज़ हैं उन्हें रिजर्वेशन और ज़्यादा दे। हाँ, और जो लोग को मिल चुका है रिजर्वेशन अब उन्हें देना बंद करें और नई फैमिलीज़ को रिजर्वेशन पहुंचाए। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बीके पवित्रा एक केस और एराइज हुआ। इसमें क्या बताया, इसमें कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज वैलिड। रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्या है, वैलिड है, और इंश्योर इफिशियंसी विच अप्लाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन ड्यूरिंग अप्लाई वाइल अप्लाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन। कहा कि इफिशियंसी, पहली बात क्या कही कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड है, ये वैलिड है हाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और क्या कहा कि इफिशियंसी अप्लाई करने के, इफिशियंसी को अप्लाई करे। हाँ, इफिशियंसी मतलब अच्छे से काम करे, अच्छे से एक मेंटेन डाटा बनाए, कमीशन बनाए, कुछ भी करे, लेकिन अच्छे से वर्क हो रिजर्वेशन इन प्रमोशन देते समय। ये केवल बीके पवित्रा केस में कहा। और इस समय जो करंट में सिचुएशन है वो क्या है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की, प्रमोशन में रिजर्वेशन इस समय जो करंट में है वो ये है हाँ कि ड्यू टू गवर्नमेंट, कह सकते हैं हम गवर्नमेंट की वजह से भी हाँ, और बहुत सारी स्थितियों की जो बैकवर्ड क्लासेस का एक तरह से उनकी जो ग्रोथ है उसको देखते हुए हाँ, केवल इस समय उनकी ऐसी पोजीशन है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वो तो मिल रहा है, इस समय रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो मिल रहा है, लेकिन जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जो कहाँ गया, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इस समय अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि किसी को हाँ रिजर्वेशन देना बंद करे और फिर बाकी फैमिलीज में रिजर्वेशन दे जिनकी ग्रोथ हो चुकी है। मतलब रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो रुका कहीं से नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल रहा है। ये इस समय की सिचुएशन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।